रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम अश-शाफ़ी के साथ जो शफा देने वाला है और अपनी बनाई मखलूक को संभालने, पालने, पोसने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियाँ इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो रूटीन में हम अपने खसूसी प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं, इनका बुनियादी मकसद यकीन माने आगाही होता है। इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन कौन से माफियाज आपके गिर्द काम कर रहे होते हैं और उनसे बचना किस तरीके से है, मसाइल को ओवरकम किस तरीके से करना है। कसूर की बेटी ज़ैनब, बल्कि मैं रिफ्रेज करूंगा, दोबारा से कहूंगा, पाकिस्तान की बेटी ज़ैनब आप तमाम लोगों को याद होगी और मेरे ख्याल से साल साल तक, बल्कि कई दहाइयों तक वो याद रहेगी। उसकी वजह यह थी कि इस किस्म के सानेहात, हादसात जो ज़ैनब के साथ हुए माजी में भी होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस एक इंसिडेंट के होने के बाद एक ऐसी जहद का सिलसिला शुरू करवाया जो कसूर से निकला, कसूर के लोग उसमें शामिल हुए और उसके बाद मुकम्मल कम्युनिटी, मुकम्मल पाकिस्तान अपनी बेटी ज़ैनब के लिए उठ खड़ा हुआ और ज़ैनब का नाम एक ऐसा नाम बन गया जो हर बेटी के लिए और हर उस कमज़ोर के लिए एक इलामत बन चुका था कि रियासत उसका दिफा किस तरीके से करती है, इंतज़ामात कैसे करती है और उससे भी ज़्यादा माँ बाप को अपने बच्चों को किस तरीके से टेक केयर करना है। हम नॉर्मली जब भी अपने औलाद के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें उनको तालीम देनी है, हमें उनको खुराक देनी है, हमें उन्हें एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करना है, हमें उनके लिए छत का इंतज़ाम करना है, यानी किस्सा मुख्तसर ये कि हमें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है। और इस ज़िम्न में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो तहफ़्फ़ुज़ में अपने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदा सिफ्त इंसानों से जो छुपे होते हैं, कभी किसी रिश्ते की आड़ में छुपे होते हैं, कभी हमसायगी में कहीं मौजूद हुआ करते हैं और कभी प्यार करने वाले अजीज़ व अकारिब के रूप में ये दरिंदे हमारे ही बच्चों को नोचने की कोशिश करते हैं। इस तमाम ज़िम्न में वालिदैन बहरहाल इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बच्चों को टेक केयर करने के लिए पेरेंट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। क्या पेरेंट्स की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाए, खुराक का बंदोबस्त किया जाए और बाकी मामलात को देखा जाए? नहीं, कतई नहीं। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी हुआ करती है कि बच्चों को उन दरिंदों से भी बचाने का इंतज़ाम किया जाए, यानी अपनी आंख और अपनी नाक के बिल्कुल सामने अपने बच्चों को रखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब आप में वालिद और वालिदा दोनों को काम काज के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है। तो जब आप दोनों घर से बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, ना होने के बराबर हैं, तो इस सूरत में दरिंदे अपना काम शुरू कर दिया करते हैं। वाकया लाहौर के इलाका सत्तू कतले का है और मामला कुछ इस तरीके से है कि एक बार फिर से दरिंदगी हुई है 8 साला मासूम बच्ची के साथ। इस प्रोग्राम में हम ना तो वालिदैन की शक्ल दिखाएंगे, ना ही बच्ची की शक्ल, ना ही हम वालिदैन का दुरुस्त नाम बताएंगे, ना ही उस मासूम कली का दुरुस्त नाम बताएंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला हो सकता है आने वाले कल में उनके लिए ऐसे मामलात पैदा कर दे कि उनको मुआशरे में एक सेहतमंद हिस्से के तौर पर चलने में आसानी हो। और हम एक कोशिश और भी करेंगे कि हम मुल्जिम का चेहरा भी ना दिखाएं। वजह यह है कि माफ़ी देने वाला अल्लाह है, तौबा करना अल्लाह के, ये तौबा करना इंसान की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि कल को वो भी तौबा कर ले। तो मैं एक फर्जी नाम के साथ आऊँगा। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सत्तू कतले का इलाका है और फर्जी इशफाक साहब, जिनका नाम मैं इशफाक फर्जी तौर पर ले रहा हूँ, इनके साथ क्या सानेहा हुआ, क्या वाकया हुआ, इनसे समझेंगे। और फिर से कहूँगा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि माँ बाप को अवेयर किया जाए कि जनाब आपकी जिम्मेदारी इससे ज़्यादा बड़ी है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का रवैया स्पेसिफिक केस में बहुत पॉजिटिव नज़र आया है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो माफ़ी भी चाहते हैं कि ये एक तकलीफ दे मामला है, लेकिन आपसे बात की, आपने खुद भी बात करना चाहिए। मकसद क्या है कि बाकी वालिदैन को इस मामले में आगाही दी जा सके कि ये जालिम काम किस तरीके से करते हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, वाकया क्या हुआ था? ये मैं तो काम पे गया हुआ था, मेरी वाइफ घर थी, वो भी काम दुकान पे गई हुई थी कुछ कार का सामान लेने। तो बच्चे घर में टीवी देख रहे थे, उसकी जो लड़का है उसकी बहन ने
بیٹی کو گھر سے بلایا ہے، دوسرے ساتھ ہی گھر تھا ان کا، انہوں نے بلا کر اس کو کوئی شکنجی وغیرہ میں نشے وغیرہ کچھ چیز ڈالی ہے، ڈال کر اس کو وہ لڑکا جو ہے وہ اٹھا کے اپنے کمرے میں لے، لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی بچی، تو وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میری وائف واپس آئی ہے دکان سے تو دیکھا تو وہ دروازے میں باہر الٹی پڑی ہوئی تھی، تو بے ہوش، تو وائف نے اٹھا کے اس کو چارپائی پہ ڈالا ہے، تو اس نے اس کو پانی شانی پلایا، پنکھا لگایا اس کے اوپر، اس سے پوچھا ہلایا چلایا، وہ نہیں بولی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے کال کیا کہ نیاز کو کچھ ہو گیا ہے، اس کو نشہ وغیرہ کچھ چیز پلائی کسی نے، تو آپ جلدی آؤ۔ میں کام پہ تھا، میں کام ختم کر کے آنا تھا، تو رات 10 ساڑھے 10 بجے میں پہنچا گھر، تو میں اس کو لے کے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ پرائیویٹ ڈاکٹر ملا نہیں، ایک ملا بھی ہے تو وہ اس نے کہا کہ اس کو ہاسپٹل لے جائے۔ اچھا، ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ مسئلہ کیا ہوا؟ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ، مجھے تو صرف یہی تھا کہ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا؟ ڈاکٹر کو نہیں پتہ چلا تھا، جب میں ادھر لے کے آیا پھر بھی نہیں پتہ چلا، کیونکہ میں اکیلا لے کے، میرے کے ساتھ اور کوئی لیڈی وغیرہ نہیں تھی، تو میں اس کو پیچھے بٹھا کے ایسے کپڑا باندھ کے لے کے آیا ہوں، گرے نہ۔ کرتے کیا ہیں؟ محنت مزدوری کرتا، جو بھی کام مل جاتا کرتا، مستریوں میں مل جائے، جو بھی کوئی کام ملتا کر لیتا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک دن کام نہیں کرتے تو شام کو گھر کھانا کھلانا مشکل کار ہے؟ کا کام نہیں چلتا، جو سرکٹ نہیں چلتا کار کا۔ کتنے بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں میرے۔ اور اس بچی کی یہ کون سے یہ نمبر سب پہ سے بڑی بچی ہے، استغفر 5 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا، عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر 10 سال ہے، اور باقی دو بیٹے 1 سال کا ہے اور ایک ماہ کا ہوا ہے۔ اچھا، ایف آئی آر میں اب 12 سال عمر بتائیے۔ 12 سال ایف آئی آر میں اس نے لکھی ہے، میں نے لکھوائی ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام لکھو جس نے میری بیٹی کو شکنجی پلائی ہے، وہ کہتا تھا، اے ایس آئی صاحب کہتے تھے کہ نہیں اس کو چھوڑو، وہ بچی یہ وہ، اس نے معاملہ دفع کر دیا، اور 12 سال میری بچی کی عمر لکھی ہے، اس کی عمر اتنی ہے نہیں، آپ دیکھو جا کے، اس کی عمر 10 سال عمر ہے اس کا۔ کتنے دن بعد ملزم پکڑا گیا تھا؟ 2 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ ملزم کیا کہتا ہے اور میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ میں تو جو آیا کہ یہ ہوا ہے، اور ملزم ابھی مان نہیں رہا، ابھی اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے ادھر جیل میں، میں جا دیکھا ہے بیٹھا ہے نوابوں کی طرح، کسی نے پوچھا نہیں ہے، لیکن پولیس نے پکڑنے میں تعاون کیا، باقی سب کاموں میں تعاون کیا، ابھی اس کو کوئی تفتیش نہیں کی۔ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اچھا، جب آپ بچی کو لے کر جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی معاملہ کیا ہوا، اس کے بعد آپ تک چیز کیسے پہنچتی کہ یہ حادثہ ہو گیا؟ یہ میں ادھر سے ادھر لے کے آیا ہوں جناح ہاسپٹل۔ جناح ہاسپٹل میں، رات ساری ادھر رہا ہوں، دوائی وغیرہ لی ہے، سب کچھ ٹریٹمنٹ ہوا، لیکن اس چیز کا دھیان ہی نہیں تھا۔ جب میں چھٹی لے کے دوسرے انہوں نے ڈسچارج کر دیا، میں گھر چلا گیا، دوسرے دن دوپہر کو بچی کی پھر زیادہ حالت خراب ہوئی، تو منہ سے جاگنا شروع ہوئی، تو پھر میں ادھر لے گیا، تو لیڈی نے بتایا کہ آپ کی بچی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی بھی، آپ کو پتہ نہیں، آپ اندھے ہیں۔ لیڈیز میں غصہ کیا ہمارے ساتھ، میری ساس سسٹر آئی تو اس کو بھی اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اتنے اندھے ہیں، اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پولیس کا کیس ہے تو آپ اس کو پہلے کمپلین کرو، پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ پھر انہوں نے ہمیں گینی وارڈ میں بھیجا، ادھر سے میڈیکل ہوا، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ ہوا، پھر ہمیں پتہ چلا۔ تو جب ڈاکٹرز کو پتہ چل گیا کہ یہ زیادتی کا کیس ہے تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے آپ سے تعاون کیا؟ اس کے بعد ہم یہی کیا، دوائی وغیرہ لے کے دے دی، لے کے چلے گئے۔ آپریشن وغیرہ ہوا تھا بچی کا؟ نہیں، کچھ آپریشن وغیرہ نہیں ہوا تھا، بس انہوں نے میڈیسن لے کے دی اور لے کے چلے گئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی بچی، ظاہر ہے بچے بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، ان کو خیال رکھا جاتا ہے، کوشش کی جاتی کہ گھر سے باہر نہ جائیں، یہ درندہ آپ کا عزیز تھا، کوئی ہمسایہ تھا، یہ آپ کے گھر آنا جانا اس کا آنا جانا بھی نہیں ہے، یہ ہمسایہ ہمارا ساتھ دروازہ ہے، تو اس کی جو بہن ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، اسی بیٹی کے ساتھ؟ ہاں اسی بیٹی کے ساتھ کھیلتی، تو وہ اس نے گھر سے بلا کے اس کو اپنے گھر شکنجی بلائی، اس میں پتہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنی بچی کے ذریعے اس نے آپ کی بیٹی کو بلوایا؟ ہاں جی، اپنی مطلب کیسی شرمناک چیزیں کہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے اس درندے کو ایک بار آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا، جو ایک پیر کے لبادے میں تھا، اور اس کا بھی کام یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، بیٹے کے دوست بنواتا تھا اور ان دوستوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز اس نے بنا رکھی تھیں، اور ان ویڈیوز کو نہ جانے وہ کس طریقے سے آگے بیچا کرتا تھا، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ بہرحال سر، تکلیف کی چیز ہے۔ اب
अपनी दोस्त के साथ जो कि मुलजिम की बहन है जी। उसके साथ आपकी बेटी चली गई, जी उसने घर में किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता। ये पहले भी जाती थी या उसी दिन गई? नहीं, पहले भी खेलती कूदती थी। हमने इस तरह का हमारे ज़हन में नहीं था कि ये ऐसा करेगा या ऐसा होगा, तो हम तो कहते उनकी बच्ची भी आपकी तरफ आती थी? कभी कभार आती, तो मैं तो घर में नहीं होता था, मेरे बाद में आती हो तो पता नहीं। तो बच्ची उधर खेलने गई तो उसने नशा वगैरह बुला के ये किया। तो मेरी उसकी अपील है, बहन, मुलजिम की बहन कहाँ थी उस वक्त? वो भी घर में थी। उसके इल्म में था ये तमाम चीजें? ये वो 2 कमरे उनके, एक आगे एक पीछे, जो बाहर वाला कमरा है उसमें उसने पानी पिलाया, शिकंजी भी पिलाई। बहन उसकी बाहर बैठी रही, वो अंदर ले गया, बिठा के बेड में ले गया। यानी आप दोनों किराएदार थे? जी हम दोनों किराएदार थे। उसकी जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर मालिक मकान जो उसकी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, उसके पास 2 कमरे हैं उनके, 2 मकान है, वो उसको मालिक मकान आपके लिए तंगी का सबब बन रहा है? क्या कहते बहुत हैं? ज़्यादा तंगी का सबब। मेरे घर को ताला लगा लिया उसको 5 तारीख को। बारिश, रात 11 बजे बारिश हो रही थी, मेरे बच्चों को उसने उठा के मुंशी को भेजा, बच्चों को उठा के बाहर फेंक दिया। मुंशी ने अच्छा जी। ताला लगा, मेरे बच्चों को जूती तक नहीं पहनने दिया। यानी एक आपकी बच्ची के साथ जाती उसके हुई। घर में जुल्म हो गया और दूसरे नंबर पर वो आपको ही घर से निकाल भी रहा है, हालांकि आप किराएदार हैं। हाँ, मैंने पूरे महीने का किराया भी दिया, बिल भी दिया, फिर भी मुझे कहता है अगले महीने का बिल किराया दे के जाओ फिर चले जाओ, वरना इनके साथ सुलह कर लो तो तब आपको जाने दूंगा, वरना उसने ताला लगा के रखा। मुंशी जो उसके अपने बच्चे हैं? अपने बच्चे हैं उसके। अच्छा सर, कोई किसी के लिए पैगाम देना चाहे, ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब है, इमरान खान साहब तब्दीली के अलम बरदार हैं, कोई पैगाम उनके लिए देना चाहें? हमारा ऐसा तो ये है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि इस हमें इंसाफ चाहिए, इसको फांसी पे लटकाया जाइए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब से पैगाम है हमारा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। अल्लाह आपको सब्र दे, आपके लिए आसानी का मामला। कैसी हमाकत की बात है, कैसी तकलीफ की बात है। इशफाक साहब जो कि फर्जी नाम है हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, हम समझने की चीज़ ये जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ, जिसे मेरा दिल कुड़ता है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो उस शख्स को भी ज़रूर निशाने इबरत बनाया जाता। वजह क्या है कि आप एक जानिब इतने बड़े जुल्म हो जाने के बाद आपकी प्रीमिसेस में हो रहा है, आप अपने किराएदार को खुद निकाल रहे हो क्योंकि दूसरे किराएदार ने आपके ही एक किराएदार की बेटी के साथ ज्यादती की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज एक ऐसे इशू पर बात कर रही है जो नॉर्मली जिस पर हम प्रोग्राम नहीं किया करते, लेकिन इनको ज़रूरी भी है इनको हाईलाइट करना। मामला कुछ इस तरीके से है, जैसे पिछली ब्रेक में भी आपने देखा कि एक 8 साला बच्ची जो है उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया हमसाए की जानिब से। पेरेंट्स का किरदार, सोसाइटी का किरदार, इदारों का किरदार ज़ाहिर बहुत अहम हुआ करता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को अपनी नज़र में रखेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, तो कोई भी दरिंदा सिफ्त इंसान अपनी हवस की पूजा करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा, और उतनी दफ़ा ही ये प्रपोर्शन कम होती जाएगी कि किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसा सानेहा, कोई ऐसा वाक़या हो सकता है। एक बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई। मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, मुलजिम से समझते हैं कि उसका क्या मौक़िफ़ है। वजह यह है कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट जो है उससे ये चीज़ बहुत क्लियर है कि बच्ची को जिनसी तशद्दुद और हवस का निशाना बनाया गया है। ज़ाहिर है मुलजिम का हमेशा से यही होता है कि मुलजिम हतुल इम्कान कोशिश ये करता है कि वो इनहराफ का रास्ता अपनाए रखे, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी बोलना शुरू कर दे, फिर भी मुलजिम ओन नहीं किया करता। इस दरिंदे से समझते हैं कि इसकी क्या टेक है। हाँ जी, क्या हुआ, क्या वाक़या है, आप क्या समझते हो? कुछ नहीं भाई, इधर सैर करने आए हो, बागे जना है क्या? नहीं जी, तो इधर क्या कर रहे हो फिर? इधर जी असी थाने च आए और की थाने में आए हो? हाँ जी। तो सैरो से हाथ है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हो, इधर क्या ले रहे हो फिर अगर नहीं कुछ नहीं हुआ जी, तो? केस में तो जना दा पे कौन सा केस है? जना दा अच्छा, किसने किया आपके खिलाफ? जी, उन्होंने माँ ने किया बच्ची अच्छा, ने। बच्ची के साथ आपने कोई नहीं किया? नहीं जी,
ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪकी उनकी कोई दुश्मनी थी ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ नहीं आपकी वो रिश्तेदार है ਨਹੀਂ ਜੀ आपकी कोई बन्ना साझा है ਨਾ ਜੀ कारोबार इकट्ठा है ਕੋਈ ਨਹੀਂ फिर लड़ाई किस बात की है ਲੜਾਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ यानी बेगैरती पहले भी करते थे गली में गुजरते फिरते लोगों के साथ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਈ ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ अच्छा जी ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧੋ ਰਹੇ ਸਾਂ जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन तुम्हारी छोटी बहन जो है ਹਾਂਜੀ वो इस बच्ची के घर गई ਅੱਛਾ ਜੀ गई ਨਹੀਂ ਜੀ इस बच्ची को लेकर अपने घर गई आपके घर उसने स्कंजवी पी ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ कोई स्कंजवी नहीं पी ਨਹੀਂ ਪੀ बच्ची के साथ रेप किसने कर दिया फिर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बच्ची का रेप साबित हो गया भाई ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ वो मेडिकल रिपोर्ट एक आधे दिन में आ जाएगी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ कोई मसला नहीं कोई डर खौफ कोई नहीं है ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਖੋਫ ਕਾਹਦਾ कर कौन गया किसने कर दिया ये यार, सब? मैनू हुण की पता। बच्ची बता रही है ਚਲੋ बच्ची बता रही है ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ बहरहाल जी ये सिचुएशन है अच्छा सर एक चीज़ बताएं कैसर साहब ये इस किस्म के मुल्जिमान आपके पास रूटीन में आते रहते हैं जो इस किस्म की दरिंदगी करके आते हैं उनका यही रवैया होता है नहीं कम से कम जितने तफ्तीश के दौरान कुछ तो होते हैं कि फ़ौरन मान जाते हैं ठीक है और कुछ ऐसे मुलजमान होते हैं जो पेशावर भी समझ लें आप उन पर तशद्दुद तो हम नहीं कर सकते क्योंकि मैं हुकूमत पाकिस्तान ने यह मना किया हुआ है कि किसी किस्म का भी तशद्दुद हम नहीं करेंगे और इंसान के जो इंसानियत है उसके लिहाज से तफ्तीश करेंगे हम इसके लिए जो रिमांड पहले ले चुके हैं अब दोबारा लेके आए इसीलिए कि तो ये बोलेगा नहीं हाँ यानी जी। मानेगा नहीं इस तरीके नहीं मानेगा कि लेकिन ये अभी हम जो तफ्तीश जारी है ठीक है उसमें जो बच्ची है उसको अभी होश नहीं आया अच्छी तरीके से अच्छा तो बच्ची का बयान हम एक बार फिर लेंगे बच्ची का बयान तो आ गया हाँ जी पहले हाँ जी। आया बयान लेकिन हाँ जी। उसकी अब दोबारा तबीयत ख़राब हो गई है ना हाँ जी तो हम अफसरान बाला ने सोचा है कि दोबारा फिर अच्छी तरीके से तफ्तीश करें और इसे जो पाया अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कितनी बहनें हैं आपकी एक भाई एक बहन है उसकी उम्र क्या है ये दोनों बराबर उम्र की हैं ऑलमोस्ट नहीं नहीं मेरी भैन बड़ी है कितनी बड़ी है होएगी 17-18 साल की 16-17 अच्छा हाँ जी तो अगर यही वाकया उस साइड पर कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर हुआ होता तुम्हारे जज्बात क्या हाँ होना जी तुम्हें तकलीफ होनी थी परेशानी होनी थी होनी थी तो यही जज्बात जिनके साथ हुआ उनके भी हैं ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ मैं ਤੇ गलत ਮੈਂ तो नहीं ਸਮਝ कह रहा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ किसने किए हैं ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ नीचे गली में रास्ता रोक के तुम लोग हंसते थे ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ अच्छा। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ और उसकी फैमिली जो है उसके साथ आपका आना जाना दोस्ती भी थी आपकी बहन उधर नहीं। खेलने भी जाती थी ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੇ कहीं नहीं खेलने जाती थी नहीं, वो बच्ची बाहर उसका ही बाप सारे झूठ बोल रहे हैं ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ बहरहाल जी ये सिचुएशन है और मुलजिम जो है बहरहाल अभी भी इनहराफ का ही रास्ता लिए हुए है उसके नज़दीक उसने ऐसा कुछ नहीं किया कंप्लेनेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी बच्ची के साथ ये तमाम तर जुल्म और सितम ज़्यादती हुई है और बच्ची बजाते खुद इस चीज़ पर बज़िद है वो ये कहती है कि ये तमाम मकरू और घटिया हरकत इस दरिंदे ने की है ज़ैनब केस का मैं हवाला देना चाहूँगा कि ज़ैनब केस में इमरान अल्लाह के पास पहुंच चुका अपने अंजाम को पहुंच चुका सजाए मौत हो गई लेकिन चूंकि मैंने इस केस को खुद कवर किया था डे 1 से लेकर इमरान की मौत तक और जिस वक्त इमरान को फांसी दी जा रही थी उस वक्त भी हम जेल के बाहर इसी ज़िम्न में प्रोग्राम कर रहे थे और हमने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड भी किया फिर ज़ैनब की कब्र पर भी गए तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई दी तो ये एक रूटीन है कि इमरान वो दरिंदा जिसने ज़ैनब की को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया वो बजाते खुद ये जुल्म जबर और ज़ैनब को मौत के घाट उतारने के बाद सीधा महफिल मिलाद में गया वहां जाकर नात पढ़ता है और उसके बाद जब ये तमाम खबर फैल जाती है कि बच्ची गायब हो गई है बच्ची नहीं मिल रही तो खुद प्रोटेस्ट अरेंज करवाता था एहतजाज अरेंज करवाता रहा पूरे कसूर में लोगों को साथ लेकर एहतजाज करता रहा लेकिन जब
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने काम को शुरू किया, बढ़ाया और रोजाना की बुनियाद पर इसके पीछे खड़े रहे तो अल्लाह ने फिर मुआवनत की और खुद वो दरिंदा तमाम चीजें, तमाम सबूत मिटाने और छुपाने के बावजूद भी सामने आ गया। अच्छा, इस ज़िम्न में सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है वो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से मिल सकती है। तो आयशा साहिबा यहीं पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करेंगे अगली ब्रेक में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये केसेस जब आते हैं इनके सामने तो इनकी रूटीन क्या हुआ करती है और इस स्पेसिफिक केस में इस दरिंदे का किरदार कितना मकरूह है, कितना घटिया है और कितना तकलीफ दे है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला ने उनको जो बच्चे दिए हैं, जो नेमतें और जो एहसानात उन पर अल्लाह ताला ने किए हैं, वो उनको बेहतरीन अंदाज में लेकर आगे चले। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बदकिस्मती सामने आके खड़ी हो जाती है या कोई दरिंदा ऐसा जो है मुआशरे का नासूर वो ऐसा सामने आ जाता है कि वालिदैन की तमाम तर जहद, तमाम तर कोशिश के बावजूद और दूसरी जानिब रियासती तमाम तर इंतज़ामात के बावजूद भी मसाइल गंभीर हो जाते हैं और बच्चों तक ये दरिंदे रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में चूंकि टीम लाहौर पूछता है एक 8 साला मासूम कली के हवाले से बात कर रही है, उस जान के हवाले से बात करी है जिसको बहरहाल दरिंदगी का सामना करना पड़ा। और दरिंदा कौन था? अपने ही हमसायगी में रहने वाला एक शख्स। मुतअद्दिद बार ऐसा देखा गया कि अपने प्यारे रिश्ते हुआ करते हैं या फिर अपने प्यारे हमसाए हुआ करते हैं या वालिदैन के एतमाद वाले ऐसे ताल्लुक हुआ करते हैं जो नुकसान पहुंचा जाते हैं बच्चों को और वालिदैन उसके बाद सर पीटते रह जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने ताई मुकम्मल कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वालिदैन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्तू कतला के इलाके में होने वाले इस वाक़े को चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा शमशेर साहिबा। मैं उनके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें खसूसी तौर पर वक्त दिया और बात करें इस मामले पर। आयशा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा कि इंसिडेंट हुआ क्या, क्योंकि हमने पिछली ब्रेक में भी दिखाया कि मुल्जिम अभी तक इनहराफ करता है कि वो इस वाक़े से मुंसलिक नहीं है। जी, ये 3 जुलाई का वाक़या है। 5 जुलाई को रिपोर्ट हुआ और जिस तरह पुलिस को इत्तला मिली, हमने फ़ौरन ही एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर पूरी टीम तश्कील दी और विक्टिम का मेडिकल करवाया गया और मुल्जिम को 24 आवर्स में हमने गिरफ्तार किया। जी ठीक है, मुल्जिम आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिचुएशन ये आती है मैडम कि पहले हम ये समझना चाहेंगे कि बच्ची की सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बच्ची की यही है कि अभी तक वो ज़ेरे इलाज है, अभी वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हो सकी क्योंकि वो उसका एज फैक्टर ऐसा है और फिर ये हैपनिंग जोन सी है, ये उसको भी स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा बच्ची पे, जाहिर है, अल्लाह पनाह अता फरमाए। वो डेफिनेटली ये तो एक इवेंट ही ऐसा है, सारी उस बच्ची की लाइफ डिस्ट्रॉय एक किस्म की हो गई, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो उसको थोड़ा सा वापस आने में अभी वक्त लगेगा। अल्लाह ताला आफियत नाजिल करे। मुल्जिम के हवाले से, जो मुल्जिम आपने लवाहिकीन की निशानदही पर और बच्ची के बयानात के बाद पकड़ा, ऐसा ही है? तो मुल्जिम अभी तक इनहराफ कर रहा है, वो कहता है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? उसके अभी हमने ये सैम्पलिंग करवा दी है फॉरेंसिक, तो उसमें उम्मीद यही है और हमारी कोशिश भी यही है कि विद इन 1 मंथ और इसमें फाइनल जो सी रिपोर्ट आ जाए ताकि प्रॉपर हमें पता चल सके, एविडेंट हो सके चीज। अच्छा, इस पर दफात कौन कौन सी हैं? इसमें बेसिकली वही मेन जो सेक्शन है हमारा रेप को डील करता है 376, तो वही लगाया गया है। मज़ीद अभी क्योंकि तफ्तीश अभी अंडर प्रोसेस है तो मज़ीद इसमें देखेंगे कौन कौन से सेक्शन अभी हमने आज़ाद करने हैं। जब मुल्जिम का मेडिकल आ जाता है और अगर साबित हो जाता है कि यही शख्स वो दरिंदा था जिसने ये दरिंदगी की है, तो उसके बाद माइनर बच्ची के साथ इस किस्म के इंसिडेंट पे कोई नई दफात का इजाफा भी होगा? नई दफात वो इसी तरह ही है कि
अभी चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, और जो डीएनए की जो रिपोर्ट है फाइनल, उसमें अभी आने में टाइम है। ठीक है। फर्दर फिर उसका अलहदा एक प्रोसीजर है, वो भी इंशाल्लाह। सजा क्या क्या है इन जराइम में? इसकी जो सज़ा है वो है डेथ है, और या 25 साल से ज़्यादा उम्र कैद, यानी 25 साल तक। और मिनिमम सजा कम से कम क्या है? क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि इस किस्म के मुलजिम जो हैं वो करने के बाद 3 साल 5 साल 4 साल में बाहर आ जाते हैं और फिर दंदन आते फिर रहे होते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो उसको परसू नहीं करती। ठीक है। तो इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। उसमें मुकतन ना कोई कोर्ट का कोई मैटर होता है, ना पुलिस का कोई होता है रोल, उसमें उनका इंडिविजुअल्स का रोल होता है। वो उसको वहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं और उनको वहाँ से या आपस में सुलह हो जाती है या स्टेप बैक कर लेते हैं। जी जी। तो इस ज़िम्न में क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि रियासत खुद भी स्टेक होल्डर इसमें बने इस किस्म के वाक़े में, ताकि फरीकैन की सुलह ना हो सके, ताकि वो दरिंदा बाहर ना आके दोबारा मुआशरे को बर्बाद न कर सके? उसमें यह है कि अगर मुद्दई स्टैंड नहीं करता तो फिर बीइंग पुलिस ऑफिशियल और हम मौजूद हैं हर वक्त, उनकी हर तरह की इमदाद के लिए, उनको इंसाफ पहुंचाने के लिए हम अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और रहनुमाई कीजिए कि इस किस्म के केसेस ज़ाहिर है चूँकि आप इस जेंडर सेल को देख रही होती हैं, तो रोज़ाना आपके पास इस किस्म के इंसिडेंट्स, हादसात जो हैं वो आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे नज़र आता है कि दरिंदा जब ऐसी दरिंदगी करना चाहता है तो उसको रास्ता किसकी कोताही और नालायकी की वजह से अवेलेबल होता है? जी, उसमें प्रॉब्लम सच जिस तरह का ये ज़ैनब मर्डर केस हुआ, उसके बाद से जो सा एक तो पॉलिसीज़ भी बन गई, कुछ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी हमारे ऑफिशियल्स का प्रेशर है कि ये जो वाक़यात होते हैं इनको हमने फौरी रिस्पॉन्ड करना होता है, फौरी मुलज़म को गिरफ़्तार करना है, और उसकी जो सी है मेडिकल जो सी चीज़ें हैं, जो एविडेंस है जो उसके केस में हमें अपना स्ट्रॉन्ग करने में चाहिए होती हैं, वो भी हमने टाइमली जो सा हम बाउंड है उसको करने के। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब हम मुलजिम को गिरफ़्तार करके आगे जेल करते हैं, जब फर्दर आगे वो चलता है, मामला लिंगर ऑन होता है, तो पार्टीज़ आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं बाज़ केसेस में, तमाम में नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें वो पार्टीज़ आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा इशू हम। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी ज़ाहिर है एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ानदान कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका भी एक घर है। पेरेंट्स की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को महफूज रखने के हवाले से? जी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स पे ही आती है कि वो बच्चों को प्रॉपर जो सी उनको हम प्रॉपर जो सा केयर करें, उनको किसी पे हम डिपेंड ना करने दें। और सबसे जो बड़ा मेजर इशू है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते। अदर कंट्रीज़ में बच्चों को अवेयरनेस होती है, हमारे यहाँ ये थोड़ा सा गैर अखलाकी, और हालांकि उनको हमें बताना चाहिए बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में, ताकि वो पेरेंट्स से आके बात करें, कोई उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई मामला होता है तो वो शेयर करें। और जब खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का वाक़या हो जाता है तो लोग सर थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं कि जी हम माशरे में क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे बच्चे के साथ ये मसला हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से ये हो जाता है मामला, तो आप आगे आए। आपके आगे आने से उस मुलज़म को हम अपना कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे, वो बाकियों के लिए सबक बनेगा, दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड टाइम। नाज़रीन, होता क्या है कि हमने हमेशा इस चीज़ को बहुत करीब से विटनेस किया है कि पेरेंट्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ही एक तकलीफ के धारे में बह जाते हैं, मसाइल में रह जाते हैं, परेशानी में रह जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इंसाफ खुद दे सकें, उनके लिए वो जंग लड़ सकें, मैं आज भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा ज़ैनब के बाप को। अगर ज़ैनब का बाप अकेला खड़ा ना होता तो यकीन माने ये रियासत, ये इदारे, ये पूरी आवाम उसकी कमर पर कतई खड़ी नहीं हो सकती। ये इसी तरह का एक केस होना था जो हुआ हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, दर्द मोहल्ले से और इलाके से ख़त्म होकर सिर्फ घर की चारदीवारी तक रह गया, और उसके बाद माँ बाप या फिर बहन भाई सारी ज़िंदगी कूटते रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिला। यकीन माने
آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے خود ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے, ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ موجود بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنی موجودگی اپنے بچوں کے سامنے ثابت کر سکیں گے تو یقین مانیں کہ یہ مسائل ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑنے والے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ مشکل وقت سے پناہ عطا فرمائے اور کسی کو ایسا موقع نہ اس کی زندگی میں آئے. آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی, اور خواہش صرف یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام کے بچوں کو محفوظ رکھے اور اس لمحے سے پناہ عطا فرمائے جو لمحہ برائی کی دلدل میں گرا دیتا ہے. ایک اچھا خاصا انسان ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے اس ایک لمحے میں کہ تباہی اس کا نصیب بن جاتی ہے اور بربادی دوسروں کا مقدر. السلام.